नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। देश और दुनिया की खबरें लेकर हाजिर हैं हम, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना, हिंदुओं को दिया पूजा का अधिकार। एएसआई जारी रखेगा संरक्षण, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए सरकार से जमीन मांगने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे पर बड़े समझौते, स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व और एलपीजी सप्लाई को लेकर करार, डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और भारत में $5 अरब निवेश के लिए भी एग्रीमेंट। 5 देशों की यात्रा पर है मोदी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव, ऊपरी स्तर से फिसलकर सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव, मेटल तेल गैस रॉयल्टी शेयरों में बिकवाली। सोने चांदी में भारी बिकवाली, 1,59,000 के नीचे फिसला सोना, चांदी 2,73,000 से नीचे आई। संभले नहीं संभल रहा रुपया, पहली बार 96 के नीचे फिसला रुपया। तेल संकट के बीच महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, प्रति लीटर 3 रुपए बढ़े दाम, आज से लागू, फिर भी पेट्रोल पंपों पर लगी वाहनों की कतार। 21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा, छात्रों को मिलेगा 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, गड़बड़ियों के प्रति रखेंगे जीरो टॉलरेंस, अगले साल से कंप्यूटराइज्ड होगा एग्जाम। अंडमान सागर में सक्रिय हुआ मॉनसून इस साल सामान्य से 5 दिन पहले देगा दस्तक। 26 मई को केरल में पहुंचने का अनुमान, अल नीनो के चलते इस साल बारिश कम होने की आशंका। तेल संकट के बीच दिल्ली की सड़कों पर उतरी देश की पहली हाइड्रोजन बस। इंडियन ऑयल ने दिल्ली मेट्रो को 2 बसों की सौगात दी। सेंट्रल सचिवालय से सेवा तीर्थ मेट्रो तक चलेगी, किराया 10 रुपए से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 5 देशों के दौरे के पहले चरण में यूएई पहुंचे। अबू धाबी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत और यूएई के बीच कई स्ट्रेटेजिक समझौते हुए। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमले की भी निंदा की। हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे की पूरी डिटेल जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। कि भारत और यूएई के रिश्तों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा छोटी लेकिन काफी ज्यादा फ्रूटफुल यात्रा रही। आज 5 महत्वपूर्ण बातों को लेकर समझौते हुए हैं। सबसे पहले भारत यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर समझौता हुआ है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक दूसरे से मिले। इस दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान की भागीदारी की सराहना की है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के लिए भारत के साथ संबंध अहम है। यूएई के मसले पर उन्होंने कहा है कि भारत को ये तय करना होगा कि उन्हें किसके साथ कैसे संबंध रखना है। There is no military solution to anything related to Iran. They have tested us times and again. We never bow to any pressure or threat, and we resist against any aggression. Iran and India are two ancient civilizations. We have had very good trade and economic cooperation with each other, and very good political relations and political consultations. बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आज धार भोजशाला विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को वाग्देवी का मंदिर घोषित कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला का स्वरूप एक हिंदू मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र का है।
कोर्ट ने हिंदू पक्ष को परिसर में पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष से कहा है कि वो राज्य सरकार से धार जिले में कहीं और मस्जिद के निर्माण के लिए अलग से जमीन मांगे। यह फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आया है। ASI ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण पेश किए थे। इस संवेदनशील फैसले को देखते हुए धार और इंदौर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो ASI का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। वही इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो फैसले की समीक्षा करेंगे और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 3 का आदेश तो खारिज होना ही था, क्योंकि वो नमाज का आदेश था और इस था जैसे नमाज हो रही वैसी वो उससे नमाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे तो आप अब नमाज नहीं पढ़ पर अब आप नमाज पढ़ नहीं सकते हैं। फैसले की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के सरकार को कहा है कोर्ट ने कि आपके लिए मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी जाएगी। वकीलों से बात करेंगे, जैसा भी फैसला होगा लेंगे सुप्रीम कोर्ट की। मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? बिल्कुल यकीनन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सभी से अपील करते हैं अमन चैन बनाए रखें। हाई कोर्ट का फैसला मानेंगे? हाई कोर्ट का फैसला का सम्मान है, लेकिन हमारे जो अगर आर्गूमेंट के बाद भी खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थैंक यू। अब आपको बता दें, नीट यूजी पेपर लीक मामले के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। हालांकि अब एनटीए की ओर से री एग्जाम की आधिकारिक तिथि की घोषणा कर दी गई है। नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा 21 जून को हो रही है। एनटीए अगले कुछ दिनों में एडमिट कार्ड भी जारी करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम एग्जाम की फीस छात्रों को रिटर्न करेंगे ताकि उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े। इसके साथ ही विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा कि वो 1 हफ्ते तक अपनी पसंद का शहर चुन सके। एग्जाम का समय बढ़ाया जाएगा ताकि OMR शीट भरने का समय मिल सके। इस बार परीक्षा का समय 3 घंटे से बढ़कर 3 घंटे 15 मिनट किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि अगले साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। इस साल मॉनसून सामान्य से 5 दिन पहले आ सकता है। अंडमान सागर में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को मॉनसूनी हवाएं केरल तट पर दस्तक दे सकती है। इस पर डिटेल जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। मॉनसून के अंडमान सागर में सक्रिय होने की शुरुआत हो गई है और अगले 24 घंटे के अंदर अंडमान के ऊपर दस्तक दे देगा और 26 मई को केरल तट के ऊपर मॉनसून अपनी दस्तक दे देगा। सामान्य से ये 5 दिन पहले मॉनसून की दस्तक होगी। दरअसल ये साल इस बार अल नीनो का साल है, तो मॉनसून इस बार सामान्य से 5 दिन पहले केरल के ऊपर दस्तक देने जा रहा है। खासतौर पर कि मौसम विभाग ने कहा कि इस साल बारिश सामान्य से कम रह सकती है। मॉनसून एक बार दस्तक देने के बाद हो सकता है कि मॉनसून में रुकावट भी आपको देखने को मिले और जिसकी वजह से बारिश में कमी भी आपको देखने को मिले। त्योहार व छुट्टियों में फ्लाइट टिकट की कीमतें आसमान पर पहुंच जाती है, लेकिन अब सरकार नियम बनाकर इस समस्या का निदान करेगी। सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। इस खबर पर पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह।
जी, त्योहारों में या छुट्टियों में जिस तरीके से अचानक से हवाई किराए बढ़ जाते हैं, उसको लेकर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार एक कानून बनाने पर काम कर रही है, जिसमें इस तरह की अचानक से जो स्पाइक होती है एयरफेयर में, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को इस पर अगली सुनवाई करेगी। इसने जो याचिका करता है उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। डीजीसी की तरफ से पेश हुए थे जो एसजी हैं तुषार मेहता, उन्होंने वो पेश हुए और उन्होंने ये जानकारी दी कि सरकार इस पूरी अभी जो मौजूदा कानून है फिलहाल वो मौजूद है, लेकिन सरकार नए कानून पर बहुत जल्दी जो है फैसला करने जा रही है। पायलट बनने का सपना अब और महंगा होने जा रहा है। जी हां, जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने भारत के फ्लाइंग स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने को मजबूर किया है। क्या है खबर, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, भारत में पायलट बनना पहले ही काफ़ी ज़्यादा महंगा है। आमतौर पे देखें तो 1 साल की जो फीस है वो लगभग 50 से 60 लाख के बीच मानी जाती है, और अब ये और ज़्यादा महंगा होने जा रहा है क्योंकि आने वाले सेशन में अधिकतर जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी फीस बढ़ाने जा रहे हैं, और इसका जो कारण है वो ये है कि एटीएफ की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी हैं, इसके लिए जो एफटीओज हैं उनको लगभग 3 महीने पहले के मुकाबले अभी 120% ज़्यादा कीमत चुकाने जा रही है, और इसलिए जो इसका असर हुआ है पर आवर की जो फ्लाइंग है उस पर होने जा रहा है। इसलिए बहुत सारे जो एफटीओज हैं उन्होंने फ्यूल सरचार्ज लगाना शुरू किया है, और अगले सेशन से वो फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 साल में लगभग 5 से 8 लाख रुपए की फीस वो बढ़ सकती है, और जो आगामी सेशन है जिसके लिए एडमिशन अभी शुरू होने वाले हैं उसमें छात्रों को इसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव का माहौल देखने को मिला है। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसल कर लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ क्लोज हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव देखने को मिला है। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। चलिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आप मार्केट में देखें तो गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि शुरुआत बढ़िया हुई थी, लेकिन फिर जैसे जैसे हमने देखा कि रुपए में गिरावट आई, मार्केट में भी आपको गिरावट का नजर आया एक्शन। निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी को देखें, सेंसेक्स सब लाल निशान में, और अब तक जो स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी का रुझान था आज थोड़ा सा थम गया, जहां पर आधे से थोड़ी सी ज़्यादा की गिरावट आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में नजर आई। चलिए दिखाता हूं आपको निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट, और इसमें अगर आप देखें तो स्टॉक्स बड़े इंटरेस्टिंग आपको नजर आएंगे। टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स पीवी, जिसके आए नतीजे यानी आईटी और फार्मा, इन्होंने आज काफ़ी बढ़िया किया। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो इसमें आपको इटर्नल, टाटा स्टील है, नेस्ले और हिंडाल्को, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आई। लेकिन पूरे मार्केट के एक्शन को समझाता हूँ एक बेहतर तस्वीर के साथ। सेक्टर का एक्शन देखिए, इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा 1%, लेकिन कैपिटल मार्केट्स, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स बैंक, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। अब आप ऑटो को देखें तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग। आईटी ने आज कमाल कर दिया। एक समय ऐसा था कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 2-2.5% तक की तेजी था, हालांकि बाजार बंद होते होते वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट आ गई। एफएमसीजी आधे % ऊपर। फार्मा में काफ़ी बढ़िया एक्शन देखने को मिला, लेकिन रियलिटी में पेन गहरा है। लगातार यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। एनर्जी की बास्केट काफ़ी मिक्स, और मेटल स्टॉक्स में भी देखें तो तकरीबन 2% का कट आपको नजर आया। और आज आवाज अड्डा में भी हम बाजार पर ही चर्चा कर रहे हैं। गिरता रुपया, चढ़ता तेल, बाजार का उलझा खेल। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बाजार पर आज दोहरी मार देखने को मिल रही है। एक तरफ गोल्ड और सिल्वर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज भी सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है, तो दूसरी ओर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 96 के पार निकल गया है। कहीं मुनाफा वसूली का दबाव है, तो कहीं डॉलर की मजबूती ने बाजार की बेचैनी बढ़ा दी है। गोल्ड सिल्वर से लेकर रुपए तक मची इस हलचल के पीछे आखिर वजह क्या है और कब तक जारी रह सकती है ये उथल पुथल, बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, इस हफ्ते की हेडलाइन क्लियरली इंडियन रुपी है, जहां पर हमने 2% की गिरावट 6 दिनों में आते हुए देखी है। और इसी के साथ साथ इस साल की अगर बात की जाए तो 7% तक रुपया अब फिसल चुका है। 2025 में हमने रुपए में 5% की गिरावट आते हुए देखी थी, लेकिन अगर आप पिछला वित्त वर्ष यानी कि FY26 देखें तो करीबन 10% की गिरावट थी, जो कि 2013 के बाद सबसे बड़ी गिरावट रुपए में दर्ज हुई है। इतने समय में रुपए में जो गिरावट है वो पहले तो ट्रेड टैरिफ्स की वजह से थी, उसके बाद
बात जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और सबसे बड़ा रीज़न इसके लिए कच्चा तेल भी है, जो कि वॉर से पहले करीबन $60-70 के आसपास था, जो अब बढ़कर 100 के ऊपर लगातार बनता हुआ नजर आया है। कच्चे तेल में आज हमने 109 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स बनते हुए देखे। वो इसलिए क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक्स को लेके इस हफ्ता बिल्कुल जीरो रहा, कोई कॉन्वर्सेशन उन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं हुई। जहां तक यूएस चाइना की बात है, वेल यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से तो यहाँ पर काफ़ी स्टेटमेंट्स आई, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसी कोई ठोस स्टेटमेंट हमने आते हुए नहीं देखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी यहाँ पर बंद है और बाजार को लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो शायद हम फिर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर फिर से बनता हुआ देखें, और एग्जैक्टली यही एक चीज़ यहाँ पर बाजार में थी। एक्विटीज़ में गिरावट थी, एफआई आउटफ्लोज फिर से बनते हुए नजर आए, कच्चा तेल 110 के आसपास जा रहा है और रुपए में एक भारी गिरावट है। तो अगर ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को यहाँ पर देखा जाए तो सेफ हेवन बाइंग हमने डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर आते हुए देखी, और इसी के सामने न सिर्फ इक्विटी बल्कि सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सभी मेटल्स में भी करीबन 2 से 6% तक की यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली है। तो एब्सोल्युटली एक रिस्क एवर्स वाला दिन यहाँ पर रहा, जहाँ पर एक भारी कीमत चुकानी पड़ी यहाँ पर इंडियन रुपी को, जहाँ पर 96.10 तक के लेवल्स भी हमने यहाँ पर निकलते हुए देखे। तो मंडे का भी यहाँ पर इंतजार रहेगा कि वीकेंड में किस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं, उसके ऊपर यहाँ पर मंडे डिपेंड करेगा। डिफेंस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये लंबी अवधि के लिए बेहतर थीम है। ये वजह है कि आज एचएएल के शेयर पर बुल वर्सेस बेयर का खास फोकस है। कल नतीजों के बाद शेयर ने ऊंची उड़ान भरी थी, लेकिन आज शेयर पर दबाव है। नुपुर मानती है कि एचएएल आगे नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, जबकि आशीष का कहना है कि एचएएल में आगे मंदी के बादलों में फंस सकता है। नुपुर सबसे पहले बताएंगे एचएएल पर उनकी बुलिश राय और उसके बाद में आशीष। ऑर्डर बुक आशीष आप देखें इस कंपनी की 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, 7.7 टाइम्स FY26 की रेवेन्यू पर देखें तो एक मल्टी ईयर विजिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, पिछले 5 साल में 800% तक का रिटर्न दिया। आप 1 साल का रिटर्न हटा दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी 800% ये स्टॉक ऊपर है। जितने भी कंसर्न्स थे आपके, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसके पास जो मोट है वो किसी ग्लोबल कंपनी के पास भी नहीं है। आपको नजर आएगा काफ़ी कम ऐसी ग्लोबल कंपनी है जो कि डिज़ाइन कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है, मेंटेन कर सकती है फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और इंजन्स। नुपुर, जो स्ट्रेंथ आपने बताई ना, वही इसकी वीकनेस है। मुझे वो मूवी का डायलॉग याद है, मूवी का नाम नहीं पता, तारीख पर तारीख, ऐसे ही ये डिले पर डिले। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो MK1A इन्हें डिलीवर करना था मार्च 2024 में, आप मई 2026 में अभी तक डिलीवरी देखने को नहीं मिली। और जो रेवेन्यू विजिबिलिटी की आप बात कर रहे हो, इतना धीमा एग्जीक्यूशन अगर होगा तो सही बात है कि जो ऑर्डर बहुत पहले इनको ऑर्डर डिफेंस से मिलते हैं, सरकार से मिलते हैं, सरकार कभी ना कभी तो हाथ धो के पीछे पड़ेगी कि आप डिलीवर करिए, 2 साल तो हो गए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो डिलीवरी करनी पड़ेगी। कहानी पूरी एग्जीक्यूशन पे। एचएएल का स्टॉक अगर अब यहाँ से चलना है तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन पे चलना है, वो हो नहीं रहा है ना। दिक्कत ये है कि आपको नॉर्मल कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनाना, आपको लड़ाकू विमान बनाना है जिसको एयरफोर्स जो है इंडक्ट करेगी, और सारे चेक क्लियरेंसेस के बाद ही लेंगे, ऐसे तो नहीं लेंगे। और इतना डिले हो रहा है ऑलरेडी, आपके पास एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बड़ी ढीली पड़ रही है। अब आप देखें कि जब आप पुराने वाले डिलीवर करेंगे ना, तब तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी पे तो कंपनी कंटिन्यूसली काम करती है ना। तो सही कहा ना, आपको इतने बड़े इंजन बनाने, इतने बड़े एयरक्राफ्ट बनाने, और मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मैगी नहीं बना रही कंपनी, एयरक्राफ्ट बना रही है। टाइम लगता है, समय लगता है। डिफेंस से ऑर्डर मिलते हैं, सरकार पीछे लगेगी। और आप देखिए ना, 180 जेट बनाने के ऑर्डर्स देख लीजिए, कितना बड़ा ऑर्डर है कंपनी के पास, पूरी करती हुई नजर आएगी। डिफेंस का केपेक्स साइकिल देखिए कहाँ कमी है, सरकार की तरफ से सपोर्टेड, सरकार का फोकस है डिफेंस पर। ऑर्डर बुक कितनी अच्छी है, आज नहीं तो कल तो डिलीवरी करनी ही पड़ेगी। डिलीवरी एक्चुअली दिक्कत ये है कि एचएएल अपना एग्जीक्यूशन सुधार भी ले तो प्रॉब्लम है कि इंजन तो ये जीई से लेंगे। अब जीई ने कमिट किया था कि 20 इंजन देंगे, अभी तक दिया है सिर्फ 5, तो बाकी 6 इंजन दे दिया आशीष। हाँ, पिछली बार सीएमडी ने कहा था कि 6 मिल गए और आने वाले समय में 20 देने, तो उसमें से 6 दिए हैं। आपका एग्जीक्यूशन देखिए कितना खराब है। लेकिन खराब एग्जीक्यूशन के बाद भी फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे हैं कंपनी के। जीरो डेट कंपनी है, करीबन 10,000 करोड़ का कैश फ्लो है। खराब साल में भी इतना अच्छा कैश फ्लो, पूरे साल के नंबर्स अच्छे आए हैं इस कंपनी के, ऐसा नहीं है। एबिटा मार्जिन 25% के ऊपर करती है। पीएसयू यूनिवर्स में देखे तो हाई रिटर्न रेशियोज है, स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और क्या चाहिए, एग्जीक्यूशन की एक प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। Q4 के नंबर्स में सरकार भी चाहती है कि मेड इन इंडिया हो, और अब तो और सरकार चाहती है कि हम पूरा फोकस डिफेंस पे करें, जिस हिसाब से पिछले कुछ समय में देखा गया है। बिल्कुल
एंड ऑफ द डे डिलीवरी भी इसके हो लिए जाएगी। सरकार ने अब क्या किया है कि जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना, जितनी भी नई बिड्स इनवाइट करनी है उसमें HAL को बाहर रख दिया है। बोले कि आपके पास पर्याप्त ऑर्डर बुक है, मल्टी ईयर की रेवेन्यू विजिबिलिटी, आप इसी के साथ रहिए। बाकी के जो नए विमान हमें बनाने, हम वो दूसरी कंपनी, जैसे मिसाल के तौर पर LNT हो गया, BL हो गया, टाटा की जो कंपनीज है उन्हें ऑर्डर दे देंगे। तो ये जो HAL को वैल्यूएशन मल्टीपल मिलता था कि ये काम जो ये कर रहे हैं वो यही करते रहेंगे, अब तो हो गया, अब तो दूसरे कंपनी ले जाएंगे ऑर्डर। एक ही दिन में मोनोपोली चेंज नहीं होती, वो आएंगे, उनको समय लगेगा। ये ऑलरेडी बना रही है और एग्जीक्यूट कर। बाजार में अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, इसकी जानकारी दे रही है नुपुर जैन कुनिया। नतीजों पर नजर रहने वाली सोमवार के दिन IOC और एस्ट्रल के नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे बाजार की नजर रहेगी। 18 मई को एंकर लॉक इन भी कुछ कंपनीज का ओपन होने वाला है। क्लीन एयर इंडिया, यहाँ पे 57% का एंकर लॉक इन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। फिजिक्स वाला 9%। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी एंकर लॉक इन ओपन होते हुए दिखेगा, तो इस पर भी फोकस रहेगा। 18 मई फंड जुटाने पर भी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैठक है, तो वहाँ पर भी नजर रखें। 19 तारीख की बात करें मंगलवार के दिन, तो BEL, मैनकाइंड फार्मा, PI इंडस्ट्रीज, जाइडस, PGEL और BPCL के नतीजे आते हुए नजर आएंगे। मंगलवार के दिन इन सारी कंपनीज के नतीजे रहेंगे, तो जिस पर फोकस बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ मंगलवार के दिन Q1 जापान के जो GDP के आंकड़े वो भी आते हुए दिखेंगे, तो उस पर भी नजर रहने वाली। ये सारे के सारे नंबर्स मंगलवार के दिन आते हुए दिखेंगे। बुधवार की बात करें तो ग्रासिम, मदरसन सुमी, अपोलो हॉस्पिटल, जुबिलेंट फूड और बॉश, इनके भी नतीजे आते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे बाजार की नजर रहेगी। US में FOMC की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, तो इसमें इन्फ्लेशन से जुड़ा जो भी आंकड़ा होगा उस पर नजर रहेगी। रिजल्ट के तौर पर 21 तारीख को ITC, गेल, औरोबिंदो फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज, RVNL, LIC और नायका के नतीजे आएंगे, तो इन पर बाजार नजर रखेगा। साथ ही साथ मई के जो घरेलू सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के PMI के आंकड़े वो भी इंडिया के भी आएंगे और साथ ही साथ US के भी आने वाले, तो दोनों ही जगह फोकस बना हुआ रहेगा। फ्राइडे के दिन हिंडाल्को, नौकरी, सन फार्मा, कोलगेट, टोरेंट फार्मा और आयशा मोटर्स के भी नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो इन पर रहेगी नजर। तो रिजल्ट्स हैवी वीक रहने वाला है अगला हफ्ता। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। एक बार फिर आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ी है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 प्रति लीटर में मिलेगा। डीजल की कीमत भी अब बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज से लागू कर दिए गए हैं। करीब 4 साल बाद पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं महानगर गैस ने 14 मई को मुंबई में CNG के दामों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया था, तो आज इंद्रप्रस्थ गैस ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज से बढ़ोतरी के बाद आम जनता क्या कह रही है, हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने दिल्ली के एक पेट्रोल पंप का जायजा लिया और वहां से लोगों से बात की है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब कार और बाइक चलाने वालों पर आखिरकार पड़ ही गया है, क्योंकि दिल्ली समेत पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है वो 94 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे हो गया है। वहीं डीजल के दामों में बढ़ोतरी 3 रुपए की गई है, जिसके बाद अब डीजल के दाम 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और अब आखिरकार जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर। आप तो बाइक चलाते हैं, अब पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ गया, इससे क्या कहेंगे? भाई सर, जो प्राकृतिक सामाजिक आपदा आई है उसको देखते हुए हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं क्या करना पड़ेगा? आपको पता नहीं था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? पता है, पता था, बट दिस इज इनएविटेबल है। ये बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें ना कोई गवर्नमेंट का दोषी है ना किसी का है। आपको पता है वार चल रहा है, सारा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब उधर बंद हो गया हुआ है। अब पता नहीं क्या क्राइसिस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आई है, कुछ भी नहीं पता, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस ये है कि अब जैसा भी एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। जो ऑयल कंपनियां यानी सरकारी तेल कंपनियां हैं, उनका करीब पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए और डीजल पर 45 रुपए प्रति लीटर बेचने पर घाटा हो रहा था। और हाल में ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को
हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि लगभग 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हर महीने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उठाना पड़ रहा था। जाहिर सी बात है ये लगातार अनबियरेबल होता जा रहा था, लिहाजा जो पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा, सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए कई प्रयास जारी है। दुनिया में बड़े देशों में दाम कई गुना बढ़े हैं, भारत ने दाम नियंत्रित कर रखा था। ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं। आइए अब देखते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है। क्या कहेंगे, आम जनता पे बोझ पड़ रहा है और क्या कहेंगे। भाई पेट्रोल 100 रुपये होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं लोग, तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है, तो उस हिसाब से बाकी अब क्या कहेंगे, परेशानी तो है ही है। मजबूरी है भराना, बाकी अब पब्लिक को अननेसेसरी नहीं निकलना चाहिए, बचाना चाहिए। भाई राष्ट्रीय संपदा है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। आयात हो नहीं पा रहा है, डिमांड है, अभी डिमांड पे भी कट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लोग भी उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो हो सकता है निकट भविष्य में जो इसमें प्राइस में जो भी बढ़ोतरी हो रही है उसमें कटौती भी हो। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि आखिर में भार जनता पर ही डाला जा रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब इतनी चिंता नहीं थी। अल्टीमेटली भार जनता पे ही डाला जा रहा है, जबकि इनकी स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी पहले से। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, जब 115-120 डॉलर प्रति बैरल भाव बढ़ गए थे क्रूड ऑयल के, तब भी इतनी कीमतें नहीं थी। और मोदी जी उस वक्त में भी बहुत ही चिल्ला रहे थे इन बातों को लेके, महंगाई को लेके। खुद सत्ता में आए तो धीरे धीरे $60 प्रति बैरल तक कीमतें आ गई थी। तब भी, उसके बाद में भी उन्होंने कीमतें कम नहीं की। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि सरकार विपक्ष पर पैनिक फैलाने का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब कह रही है तेल कम खाओ। देशभक्ति के हिसाब से तेल है या देशभक्ति डाइल्यूट हो रही है तेल में? क्या बात। जो सबसे बड़ा आहत वर्ग है, मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, वो सरकार की चिंताओं में कहीं नहीं। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए सभी सरकारी मंत्रालयों ने कमर कस ली है। मंत्रियों से साथ चलने वाले काफिले से लेकर वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है, डिटेल में बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है और इस बीच जितने भी सरकारी मंत्रालय हैं उन्होंने अपने यहाँ खर्चे कम करने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले को कम किया, उसके बाद गृह मंत्री, रेल मंत्री और उसके साथ साथ कृषि मंत्री ने भी अपने काफिले में काफ़ी कटौती की है। बाकी जितने मंत्रालय हैं उन्होंने भी अपने यहाँ पर कई सारे डायरेक्शंस लेने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जो पावर मंत्रालय है उसने यहाँ अपने जो इतना भी वर्कफोर्स है उसमें 20% वर्कफोर्स को घर से काम करने की सलाह दी है। जो भी कर्मचारी आने वाले दिनों में पेट्रोल बचाएगा उसके लिए इनाम देने की भी घोषणा की गई है। कृषि मंत्रालय ने अपने यहाँ पर जो भी कर्मचारी उनके लिए 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी है। जितने भी विदेशों के अंदर बैठकें कर्मचारियों की होने वाली थी उनको रद्द कर दिया। उन्हें कहा कि आप फिलहाल बैठकें उनमें ना जाएं। इसके साथ साथ एक और बड़ा कदम उठाया गया है, जितनी भी बैठकें आसपास उनको करनी है उनको वर्चुअली मोड के अंदर करने के निर्देश दे दिए
दिए गए हैं। उसके अलावा जो हाउसिंग मंत्रालय है उसने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए पूलिंग की पॉलिसी स्टार्ट कर दी है। अपने घर के पास से बस पकड़ करके, सरकारी बस पकड़ करके अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, मेट्रो से भी जो फीडर बस की शुरुआत कर दी गई है। लोग मेट्रो से आए और उसके बाद फीडर बस पकड़कर अपने मंत्रालय जा सकते हैं। और जितने भी सफर है उसके दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें, फ्यूल क्राइसिस के बीच राजधानी दिल्ली में आज पहली हाइड्रोजन बस सड़कों पर आई है। जी हां, इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो को 2 अत्याधुनिक हाइड्रोजन बस सौंपी है। कैसा है इस हाइड्रोजन बस का सफर, बता रही है दीपाली नंदा। राजधानी दिल्ली में आज से पहली हाइड्रोजन बस की शुरुआत हो गई है और उसी हाइड्रोजन बस में इस वक्त मैं मौजूद हूं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के कोलैबोरेशन से सर्विस की शुरुआत की गई है। ये जो हाइड्रोजन बस है किस तरह से दिखती है तो आपको मैं बता दूं, तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से एयर कंडीशनड ये हाइड्रोजन बस है। लो फ्लोर बस है और इसकी अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 35 सीटों की है। सामने आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जो ड्राइवर है उसके पास एक हाईटेक सिस्टम लगाया गया है। खास तौर पर जो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर लगे गए हैं इस बस के अंदर, उसकी सीधी फीड ड्राइवर एक्सेस कर सकता है और जीपीएस भी इस हाइड्रोजन बस में लगाया गया है। तो हाईटेक बनाया गया है। खास तौर पर अगर रूट के हिसाब से देखें तो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में ये जो बस है ये डीएमआरसी की तरफ से बतौर शटल चलाई जाएगी और जितने भी यहाँ पर प्रमुख इलाके हैं, चाहे हम कर्तव्य भवन की बात करें, विज्ञान भवन, इंडिया गेट, ऐसे इलाकों को कवर करते हुए ये शटल सेवा देगी। तो किराया काफी अफोर्डेबल रखा गया है। यहाँ पर आप यूपीआई के जरिए भी अपना किराया दे सकते हैं और कैश के जरिए भी दे सकते हैं, जो कि सिर्फ 10 से 15 रुपए है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जो बसेस है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से डीएमआरसी को दी गई है। इस तरह की 2 बसेस हैं। फ्यूल की बात करें, जो क्लीन फ्यूल है हाइड्रोजन, इसकी सप्लाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ही की जाएगी। तो इस तरह का इनिशिएटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, खास तौर पर उस वक्त जब हम देख रहे हैं पश्चिम एशिया संकट की वजह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन बचाओ मुहिम को बल दे रहे हैं। ऐसे में एक क्लीन फ्यूल ट्रांसपोर्ट राजधानी दिल्ली में शुरू होना बड़ी बात है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।